India's leading business tycoon has slipped to the 7th spot in the Forbes billionaires list. हिंडनबर्ग इसकी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट आने के बाद से ही अदानी ग्रुप के शेयरों में की बाजार में वैल्यू करीबन 4 लाख करोड़ रुपए घट गई। जी हां, सिर्फ 2 दिनों में 4 लाख करोड़ रुपए। India shares of Adani Group companies continued to slide for a third straight session following a report from short seller Hindenburg that accused the conglomerate. तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस सिन्हा और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सिन्हा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी इंट्रो देख के इतना तो समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम अडानी के बारे में बात करेंगे। हालांकि गौतम अडानी के बारे में न्यूज़ में भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, उनके वेल्थ के बारे में, उनके शेयर्स के बारे में कि किस तरीके से उनका शेयर्स लगातार गिरते पे गिरता चला जा रहा है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे उनके बचपन से लेकर कि किस तरीके से उन्होंने अपने बचपन में, जहाँ वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उधर से उन्होंने सफ़र तय किया वर्ल्ड के टॉप 3 और एशिया के तो नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बनने का, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अच्छे ना होने की वजह से। वही उन्होंने बड़े होने के बाद कई बच्चों की मुफ्त में शिक्षा कराई है अपने फाइनेंशियल कंडीशन से। तो चलिए अब बातों में समय को वेस्ट न करके हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते थे कहानियों के माध्यम से कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1962 में, जब गौतम अडानी का जन्म एक गुजराती जैन परिवार में होता है। ये 7 भाई बहन थे और फाइनेंशियल कंडीशन के अच्छे न होने की वजह से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। गौतम अडानी बिजनेस तो करना चाहते थे, लेकिन अपने पापा के साथ जुड़ के टेक्सटाइल मर्चेंट में वो काम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए सन 1978 में वो मुंबई आ जाते हैं और वहाँ पे डायमंड सॉर्टर का काम करना शुरू कर देते हैं महाराष्ट्र ब्रदर्स के साथ मिलकर। यही उनको 1981 में दोबारा से वापस से अहमदाबाद बुला लिया जाता है, जब उनके भाई प्लास्टिक यूनिट का एक कंपनी को खरीद लेते हैं और उसको एक इस्टेब्लिश किया जाता है अहमदाबाद के अंदर। गौतम अडानी वापस आते हैं और किसको पता था कि यही प्लास्टिक यूनिट एक बार उन्हें ग्लोबल फेस दिखाने का काम करेगा। सन 1985 में अडानी इंपोर्ट करना शुरू करते हैं, फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं और छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनमें वो सारी चीज़ें सेल करने का काम शुरू कर देते हैं, जो अडानी एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता था और इसी को बाद में अडानी इंटरप्राइज के नाम से भी जाना जाने लगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 1994 की, जब 1994 में अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा कि वो नीलामी करेगी अपने पोर्ट के, जिस पोर्ट का नाम था मुद्रा पोर्ट, उसको गौतम अडानी जीत जाते हैं और इसी के साथ वो इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं बात करूँ अब की, तो उन्होंने इस मुद्रा पोर्ट को इतना बड़ा बना दिया है कि इसमें 210 मिलियन टन का अप्रॉक्स आपका हर साल वो सामान स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। और यही चीज़ इसको बनाती है पूरे इंडिया का प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 पोर्ट। वहीं हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 1996 में उन्होंने अडानी ग्रुप में अपना हाथ डाला, अडानी पावर में हाथ डाला और इन सबको अपने अंदर से शुरू किया। अगर हम बात करते हैं 2006 की, तो 2006 में उन्होंने अपने आप को पावर जनरेशन बिजनेस में भी डालना शुरू किया। उन्होंने 2009 से लेकर 2012 तक कई पोर्ट्स खरीदे। अगर मैं बात करता हूँ 2020 की, तो मई 2020 में इन्होंने सीएससी से वर्ल्ड से लार्जेस्ट बिड भी खरीद ली थी। यह अप्रॉक्सीमेटली $6 बिलियन की डील थी, जो 8000 मेगावाट पावर को बनाने की कैपेसिटी रखती थी। वहीं अगर हम आगे चलते हैं तो सितंबर 2020 में इन्होंने 74% स्टेक भी खरीद लिया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि दिल्ली के बाद सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक था। फेब 2022 में अडानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन में आ जाते हैं, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए। वहीं अगर हम बात करते हैं अगस्त 2022 की, तो अगस्त 2022 में ये अपने आप को फोर्ब्स के नंबर 3 लिस्ट में शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं। मई 2022 में अंबुजा सीमेंट को भी खरीदते हैं और इसी की मदद से अपने आप को और भी स्केल अप करने लगते हैं। लेकिन वहीं अचानक से एक रिपोर्ट आती है, हर जगह उस रिपोर्ट के चर्चे होने लगते हैं और उस रिपोर्ट ये आती है अडानी के शेयर अचानक से गिरने शुरू होते हैं। लगभग 9 दिन के अंदर अंदर इनके शेयर 52%, 55% के अप्रॉक्स गिर चुके थे। जी हाँ, ये रिपोर्ट और कोई नहीं, आपकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हर जगह, हर बड़े बड़े न्यूज़पेपर में चर्चे होने लगते हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि BBC न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन, इकोनॉमिक्स टाइम, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे वो सब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे।
और वहीं अगर हम बात करते हैं शेयर्स की, तो इनके शेयर्स लगातार गिरना शुरू हो चुके थे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अडानी टोटल गैस के 56% के अप्रॉक्स शेयर गिर चुके थे, अडानी इंटरप्राइज के शेयर 55% के अप्रॉक्स गिर चुके थे। और ये रिकॉर्ड पूरे लंबे समय का नहीं है, केवल 22 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक का है। अब आपके मन में हो सकता है कि ये सवाल आए कि ऐसा क्या था इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में जो उन्होंने बैंक लोन लिए थे, इस पे सवाल उठाया गया था। उन पे और भी कई सारे बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। जैसे अगर मैं जिसमें से कुछ आपके ऑफ सेल्ड कंपनीज के थे, मनी लॉन्ड्रिंग के थे, स्टॉक मैनिपुलेशन के थे, करप्शन, फंड, इन सारे तरीके के 88 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये चीज़ होती है, इनके शेयर्स गिरना शुरू होते हैं, इनका फोर्ब्स में से नाम गिरना शुरू हो जाता है। जहाँ पे ये नंबर 3 पे आया करते थे, ये अचानक से गिर के नंबर 10 पे, फिर नंबर 15 पे। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो आज इनका फोर्ब्स के लिस्ट में टॉप 17th रैंक पे आते हैं। इनके सारे के सारे शेयर्स ही लगातार गिरना शुरू हो चुके थे और बहुत बुरी तरीके से इनके शेयर गिरते चले जा रहे थे। जो शेयर पहले इनका कभी 4,000 4,500 रुपये का था, अब उसकी वैल्यू मात्र 1,800 रुपये के अप्रॉक्स में बची थी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट है क्या, आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। तो ये एक कंपनी है जिसको 2017 में ही फाउंड किया गया था और इसमें केवल 5 मेंबर हैं। ये एक शॉर्ट सेलिंग फंडेड कंपनी है। अब आपके मन में हो सकता है कि सवाल उठ रहा हो कि ये शॉर्ट सेलिंग फंडेड कंपनी क्या होती है। तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से अडानी का नुकसान हो जाता है, फिर अडानी ने इसके ऊपर में क्या क्या किया। तो अडानी की कंपनी लगातार बड़ी स्पीड में अपनी मीडिया के में सामने आके अपने स्टेटमेंट देते चले जा रहे थे। जैसे 25 तारीख को, 26 तारीख को, इसके बाद 1 फरवरी को उनकी 3 स्टेटमेंट आती है। वो सारे सवालों के जवाब 29 जनवरी को अपने ट्वीट के माध्यम से देते हैं। और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उन्होंने उसके डायरेक्टली आंसर तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने उसके सभी के आंसर उसमें दिए। अडानी का कहना था, या फिर बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अडानी के जो CEO थे, उनका कहना था कि ये केवल एक सोची समझी सवाल है, क्योंकि अडानी का FPO आने वाला था और FPO इनका बहुत बुरी तरीके से पिटता है जब उनके शेयर्स की वैल्यू गिरने लगती है। लेकिन जब 31 तारीख जो लास्ट डेट थी FPO के बुक करने की, तब देखा जाता है कि इनका FPO पूरी तरीके से फुल था। अब कई सारे लोगों ने इस पर कंप्लेन करी कि ये अडानी के द्वारा ही खरीदे गए शेयर है या फिर उनके कंपनी के द्वारा ही खरीदे गए शेयर है। लोगों ने इन पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाए, लेकिन अडानी 1 तारीख को सामने आते हैं और इस चीज़ को कहते हैं कि वो अपने FPO को लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनका शेयर का जो रेट है वो बहुत स्पीड में फ्लक्चुएट हो रहा है। आप इस वीडियो को चाहें तो सुन भी सकते हैं। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. जैसा कि आपने देखा कि अपने वीडियो में बताते हैं कि इनका जो FPO आया था उनका रेट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ था और जो FPO सेल हुआ था वो 30,000 करोड़ के अप्रॉक्स का हो चुका था। लेकिन फिर भी FPO लॉन्च नहीं किया जाता, क्योंकि अडानी का कहना था कि उनके जो शेयर के रेट फ्लक्चुएट होते हैं वो इस वजह से अपने शेयर को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, अपने FPO को लॉन्च नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पे तो अडानी के साथ इतनी समस्याएं आ रही थी, अब इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ क्या घटित हो रहा था। तो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि उन्होंने 31 जनवरी को, 26 जनवरी को अलग अलग देशों में अलग अलग बिजनेस के स्टार्ट किए। जैसे 26 जनवरी को उन्होंने इजिप्ट के राष्ट्रपति के साथ मिलकर वार्ता करी और आगे एक बहुत बड़े चीज़ को स्टार्ट करने की बात करी। वहीं अगर हम बात करते हैं 31 जनवरी की, तो 31 जनवरी में वो इजराइल जाते हैं और इजराइल में अपने एक पोर्ट को लीज पे ले लेते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि जहाँ इंडिया के लोग अडानी से पैसे निकाल रहे थे, अडानी के शेयर से अपने पैसे को निकाल रहे थे, वहीं UAE उनको $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा करता है। अब क्या ऐसा था कि सभी विदेशी लोग इन पे भरोसा कर रहे हैं और केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जो आपके एक बहुत बड़ा बैंक है क्रेडिट स्विस, जो एक तरीके से आपका लोन पे पैसा देता है, इन्होंने इनके बॉन्ड को लेने से मना कर दिया कि अब से वो अडानी के जितने भी बॉन्ड होंगे उसकी वैल्यू $0 की रहेगी। अब हम देखते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा।
शॉर्ट सेलिंग बेसिकली आपका इन्वेस्ट करने का ये एक तरीका है। जिस तरीके से कोई नॉर्मल इंसान अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तब उसका फायदा तभी होता है जब कंपनी का फायदा हो, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। शॉर्ट सेलिंग में किसी इंसान का फायदा तभी होता है अगर कंपनी का नुकसान हो। जिस तरीके से हमने देखा कि अडानी के एफपीओ आने के कुछ ही दिनों पहले हिंडनबर्ग रिसर्च आती है और उनके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है जिनसे उनका शेयर गिरता है। शॉर्ट सेलिंग में किसी भी इंसान का प्रॉफिट तभी होता है अगर सामने की कंपनी का नुकसान हो। अब एक बार हम एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि एक कोई कंपनी है XYZ नाम की, जिसके शेयर का रेट $50 के आसपास है, और उस वक्त पे जो कंपनी होती है जो शॉर्ट सेलिंग कर रही है, जैसे कि हम हिंडनबर्ग रिसर्च का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हिंडनबर्ग रिसर्च क्या करेगा कि उस वक्त पे जब उसकी वैल्यू $50 के अप्रॉक्स में थी तब वो लीज पे ले लेगा कई सारे शेयर्स को। वो 100 शेयर हो सकते हैं, 1000 शेयर हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी शेयर्स हो सकते हैं। इसके बाद जब वो लीज पे ले लेता है और रिसर्च के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जब कंपनी का लॉस होता है तो हम मान लेते हैं कि जो $50 की कंपनी का एक शेयर था वो $40 पे आ जाता है। तो इस वक्त पे जो शॉर्ट सेलिंग के लोग होते हैं वो इस पैसे को वापस कर देते हैं, और जो $10 का आपको पर शेयर का फ़ायदा होता है वो शेयर इनके प्रॉफिट में काउंट हो जाता है। तो जिस तरीके से इन्होंने 100 शेयर, 1000 शेयर या जितने भी शेयर लिए होते हैं तो इन्हें पर शेयर में $10 का फ़ायदा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट का रूप ले लेता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे सिन्हा क्लासेस से ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहें तो आप हमारे को नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।